आसान भाषा में। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, डूब के मर जाएंगे। हे गाइस, दिस इज शिवम पटेल हियर एंड आज की क्लास में हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जो कि है फ्रिक्शन। राइट, सो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। राइट, लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस किया था कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्यों होता है, ये समझने की कोशिश की थी। राइट, इर्रेगुलरिटीज जो होती हैं दो सरफेसेस के बीच में, वो इर्रेगुलरिटीज क्या हो जाती हैं, वो इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है, जब आप उसको एक दूसरे के ऊपर मूव करने की कोशिश करते हो तो वो इंटरलॉकिंग्स ब्रेक होती हैं, जिसकी वजह से फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। राइट, तो हमने ये लास्ट क्लास में समझा था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ हमने बस्ट किया था। मिथ क्या था, बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट एक्ट करता है, लेकिन ये गलत है। फ्रिक्शन सपोर्ट भी करता है, फ्रिक्शन मोशन की डायरेक्शन में भी लग सकता है। वो एग्जांपल्स हमने देखे थे यहाँ पे। राइट, सो मैं बस आप लोगों को एक बार हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ सके। राइट, चलिए फिर हमने क्या देखा था भाई, अपने नेक्स्ट टॉपिक में हमने देखा था कि इफ सर्फेसेस आर एक्सट्रीमली स्मूथ, अगर सर्फेसेस बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाए, आपने बहुत ज्यादा पॉलिश कर दिया, तो फ्रिक्शन उनके बीच में बढ़ जाता है। राइट, बढ़ने का रीजन क्या है, इसमें जो होता है जब आपने बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर दिया दो सर्फेसेस को, तो उनके बीच में इरेगुलरिटीज खत्म हो गई। आई एग्री विद यू, लेकिन सीन क्या होगा कि इतने ज्यादा स्मूथ हो गए कि उनके जो एटम्स हैं वो इतने ज्यादा पास आ जाएंगे कि बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स आपका फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा। राइट, वो एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करने लगेंगे बिकॉज वो दोनों बहुत पास आ चुके हैं एक दूसरे के। राइट, तो इसी की वजह से क्या हो जाएगा, एक काइंड ऑफ थर्मल वेल्डिंग हो जाएगी यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है बिटवीन द सर्फेसेस, और उसको मूव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। राइट, फिर हमने देखा था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस में देखो हमने कितने सारे एडवांटेजेस देखे थे, ये आप अगली क्लास में मतलब लास्ट क्लास फिर से देख लीजिएगा। डिसएडवांटेजेस देखे थे, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन हमने देखा था, एंड देन एट लास्ट हमने देखा था टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट, थोड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन पहले डिटेल में पढ़ लेंगे। तो फ्रिक्शन के तीन टाइप्स थे। राइट, कौन कौन से, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब वो फ्रिक्शन जो उन बॉडीज पे लगे जो कि रेस्ट पे हो। राइट, देन काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक का मतलब मूविंग या स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी इसको कहा जाता है। तो वो फ्रिक्शन जो उन बॉडीज पे लगे जो कि मूव कर रहे हो, मोशन में हो, वो हो जाएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड देन रोलिंग फ्रिक्शन था, वो फ्रिक्शन जो उन ऑब्जेक्ट्स पे लगे जो कि रोल कर रहे हैं। राइट, तो ये तीनों टाइप ऑफ फ्रिक्शन के हमने यहाँ पे नाम देखे थे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा डिटेल में। फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स, फ्रिक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर फ्रिक्शन जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो देखने की कोशिश करते हैं। राइट, तो इमेजिन करो लेट्स से कि ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, इसका नाम मैंने रख दिया ब्लॉक ए। मान लो ये किसी टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, जो टेबल टॉप होता है उसके ऊपर ये रखा हुआ है। फिर मैंने क्या किया, इस सेम ब्लॉक को लिया और एक ग्राउंड पे रख दिया, मतलब ये जो मिट्टी का ग्राउंड होता है ना, ग्राउंड सरफेस, उस पे मैंने इसको रख दिया सेम ब्लॉक ए को। तो आपको क्या लगता है किस केस में आपको इस ब्लॉक को मूव कराना आसान होगा, टेबल के केस में कि ग्राउंड के केस में? राइट, देखो ग्राउंड ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा रफ होगा एज कंपेयर टू टेबल। राइट, तो आपको इस ब्लॉक को मोशन में लाने के लिए पहले केस में कम फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू द सेकंड वन, है कि नहीं? राइट, तो फ्रिक्शन किस केस में ज्यादा है, फ्रिक्शन ग्राउंड वाले केस में ज्यादा है। राइट, तो इससे आपको एक बात समझ आती है कि फ्रिक्शन डिपेंड करता होगा सरफेस के ऊपर। राइट, तो यहां पे मैं लिखूंगा, देखो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन सरफेसेस इन कांटेक्ट, ये तो आपको समझ आ गया ना, डिपेंड्स ऑन सरफेसेस इन कांटेक्ट। चलो अब दूसरा एग्जांपल समझो। अब एक और एग्जांपल देखो, मान लो कि हमारे पास ये यही एक सेम बॉडी है ए, राइट, और उस सेम बॉडी को, ये टेबल है, टेबल के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ये बॉडी ए है, तो इसको मूव करने में कुछ फोर्स लग रहा होगा। राइट, और दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूं, सेम बॉडी सेम टेबल पे रखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको ऊपर से भी प्रेस किया हुआ है बाय सम फोर्स। ठीक है, ये जो ऊपर से मैंने प्रेस किया हुआ है, तो अब बताओ किस केस में मूव करना आसान होगा, केस ए में मूव करना ज्यादा आसान होगा या केस बी में मूव करना ज्यादा आसान होगा? दूसरे केस में मैंने क्या किया है, देखो ये जो ब्लॉक रखा हुआ है उसको ऊपर से दबा दिया है। राइट, ऊपर से मैं फोर्स लगा रहा हूं और साइड से पुश कर रहा हूं, तो आप क्या देखोगे कि इस केस में इट विल बी हार्डर टू मूव,
है कि नहीं भाई? इट विल बी हार्डर टू मूव, राइट? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इससे हमें क्या पता लगता है कि भाई कोई ऐसी चीज है जो इस सेकंड वाले केस में, जिसमें हम ऊपर से इसको प्रेस कर रहे हैं, हार्डर टू मूव। नहीं नहीं, इसको आसान, देखो केस ए में, शुभम सुनो, केस ए में मूव करना इसको आसान होगा, राइट? आप ट्राई करके देखो। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, राइट? इस सरफेस के ऊपर कुछ भी नहीं रखा हुआ है, आप इसको सीधा पुश कर रहे हो, राइट? सेकंड केस में आप इसको ऊपर से प्रेस कर रहे हो, राइट? ऊपर से ऐसे प्रेस कर रखा है और आप किसी को बोल रहे हो इसको इधर से फोर्स लगा रहे, राइट? अच्छा चलो आप दूसरा केस देख लो, एक और एग्जांपल देख लो, तब समझ आएगा। तो सेकंड वाले केस में, इस वाले केस में मूव करना हार्ड रहेगा, है ना? जैसे एक और एग्जांपल देख लो आप। जैसे ये मान लो ये 2 kg का ब्लॉक है, सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक? इसको मूव कराने के लिए आपको F1 फोर्स चाहिए, ठीक? ऐसे ही आपने क्या किया, एक और ब्लॉक लिया, यही 2 kg के ऊपर रख दिया, ठीक है? तो ये 2 kg तो ऐसे का ऐसे ही है, इसके ऊपर आपने एक और 1 kg का ब्लॉक रख दिया। अब बताओ किसको मूव कराना आसान होगा? F2 बड़ा होगा कि F1 बड़ा होगा, बस ये बताओ। दोनों सेम टेबल पे रखे हुए हैं, ये भी सेम टेबल, ये भी सेम टेबल, राइट? तो इस केस में आपको क्या दिखेगा? इस केस में आपको मिलेगा कि F2 इज ग्रेटर देन F1। आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है सेकंड वाले केस में इसको मूव कराने के लिए, है कि नहीं? तो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, आखिर क्यों ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, राइट? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है मतलब ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा होगा, राइट? तो आइए मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूं कि वो कौन सी दो चीजें हैं जिन पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है, राइट? तो चलिए यहां पे मैं बताता हूं कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन सर्फेसेस इन कांटेक्ट। सबसे पहले तो फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के, इसको आप ध्यान रखिएगा, राइट? फ्रिक्शन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना? जिस भी सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है, जिस भी सरफेस पे फ्रिक्शन है, वहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा ना, हाँ मास का भी इफेक्ट है, शुभम सही बोल रहे हो। मास का इफेक्ट क्यों है? क्योंकि नॉर्मल में मास आता है, राइट? जैसे यहां पे देखो कि ये ब्लॉक है, ठीक है? यहाँ पे मान लो सरफेस है ये, और आप उसको पुश कर रहे हो, इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इस पे लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे, राइट? तो यहाँ पे इस केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है? इस केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg के बराबर है। क्लियर है कि नहीं? तो आप यहाँ पे यही बात ध्यान रखना कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है किसी भी दो सरफेसेस के बीच में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के, राइट? तो F इज प्रोपोर्शनल टू N। अब जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट इस केस में कहलाता है म्यू। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट? तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन का फॉर्मूला, राइट? लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, राइट? अभी मैं आपको बताऊंगा, रुकिए। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन का एक फॉर्मूला आया, वेयर म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट? अब ये जो हम बोल रहे थे ना, और ये जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि फ्रिक्शन सरफेस पे डिपेंड करता है, तो फ्रिक्शन सरफेस पे डिपेंड करता है बिकॉज हर दो सरफेसेस इन कांटेक्ट का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग होता है, राइट? या मैं बोलूं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करेगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ सरफेसेस इन कांटेक्ट, राइट? तो यहां पे लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स किस पे? इट डिपेंड्स ओनली ऑन सरफेसेस इन कांटेक्ट, ठीक है? तो कोई भी सरफेस आपके पास गिवन होगा, उन सरफेसेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होगा। जैसे एक बॉडी है प्लास्टिक की, उसका ग्राउंड के साथ अलग होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसका टेबल के साथ अलग होगा, उसका ग्लास के साथ अलग होगा। हर दो चीज के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग होता है, राइट? और वो या तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा या आपको निकालना पड़ेगा, राइट? तो वो हम देख लेंगे। अब एक और चीज अभी आपको ध्यान देनी है जो कि आपको नेक्स्ट पेज में समझ आएगी। फिलहाल के लिए आप ये फॉर्मूला दिमाग में रखो, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, ठीक है? इससे आपको एक चीज समझ आएगी, राइट? वो क्या चीज है जरा अभी हम देखते हैं इस पे।
मैं आप लोगों को दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, आप मुझे बस इतना बता दो। ठीक है, मेरा वीडियो इधर क्यों पॉज हुआ हुआ है भाई, इसकी क्वालिटी कम कर देता हूँ तब देखूंगा मैं। राइट, तो अभी आप यहाँ पे एक बात ध्यान दो, सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी दो सरफेस है, राइट, किसी भी दो सरफेस के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है, राइट, वो ही फोर्स कहलाता है क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, देखो, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, ध्यान दीजिएगा, आपको सब अच्छे से आज की क्लास में ही क्लियर हो जाएगा, थोड़ी देर तक आप लोग यहाँ पे मेरी बात बस सुनते रहिए। राइट, वो फॉर्मूला कब लगाना है, कैसे लगाना है, उससे क्या मिलता है, वो भी आपको समझ आ जाएगा। राइट, फिलहाल बस आप ध्यान देते रहो। द मैक्सिमम frictional force, right, which can act between two bodies in contact, between two bodies in contact, okay, is called limiting friction। ये समझ आया आप लोगों को लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिट का क्या मतलब है, किसी चीज को लिमिट कर रहे हो, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब आप लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन तो समझ गए। अब आप ये बताइए कि आप लोग जब बुक्स में ये चैप्टर रीड कर रहे होंगे फ्रिक्शन, तो क्या आप लोगों ने ये पढ़ा है फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल। मान लो ये ब्लॉक ऐसे सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, और लेट्स से मैं बोल रहा हूं कि इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है ना, वो लेट्स से 10 न्यूटन का है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है, देखो हर दो बॉडीज के बीच में एक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, राइट, कि इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है इन दोनों के बीच में। तो मैंने आपको ये वैल्यू सपोज करो इस एग्जांपल में बता दी कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉडी और इस सरफेस के बीच में जो है वो कितना है, वो 10 न्यूटन है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता। चलो, अब आप जरा मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। मान लो कि मैं इस ब्लॉक को मूव करने की कोशिश कर रहा हूं बाय अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, राइट, मैं क्या कर रहा हूं, 2 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक पे लगा रहा हूं। अब ये ब्लॉक मूव करेगा क्या, जल्दी से बताओ, विल द ब्लॉक मूव, यस और नो में कमेंट करके बताओ, विल दिस ब्लॉक मूव और नॉट। ठीक है, मैंने लगाया है 2 न्यूटन का फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन इस पे लग सकता है सरफेस यहां पे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विल द ब्लॉक मूव, और अगर ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स अभी कितना लग रहा होगा इस पे, राइट। तो फर्स्ट पार्ट इज विल द ब्लॉक मूव, जल्दी से बताओ भाई, कमेंट करो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा, आप लोग पार्ट लोगे तभी तो मजा आएगा, राइट। विल द ब्लॉक मूव, एंड सेकंड केस, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग। ठीक है, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जल्दी से प्लीज कमेंट करके बताओ, राइट। ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, कोई आंसर दे रहा है मुझे यहाँ पे, या मैं ही बताता रहूं सब कुछ? अरे ऐसे मत करो यार, जल्दी से शुभम बताइए यार, शुभम, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? मैं ही बता दूं क्या अब? सोचो यार, देखो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है, 10 न्यूटन, राइट। यहाँ पे ये जो नीचे वाला सरफेस है, यहाँ पे मैक्सिमम 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है। आपने कितना लगाया है, आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया है। तो यार अगर आप 2 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स, अगर 2 न्यूटन आप फोर्स लगा रहे हो और आप मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से कम लगा रहे हो, तो बॉडी नहीं, यस वेरी गुड परमजीत, द ब्लॉक विल नॉट मूव। सही आंसर दिया कि ब्लॉक मूव नहीं करेगा। चलो, अब आपने आंसर दिया, अब सेकंड आंसर दो कि अब बताओ कितना फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लग रहा होगा। पहली चीज की फ्रिक्शन तो अब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, जैसा मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे, राइट। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, सेकंड पार्ट, पार्ट बी का आंसर दो, कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा इस पे अभी? क्या 10 न्यूटन लग रहा होगा, क्या 8 न्यूटन लग रहा होगा, क्या 5 न्यूटन लग रहा होगा, 2 न्यूटन लग रहा होगा, कितना फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो मैंने एफ लिखा है अभी, ये कितना है, ये आपको यहाँ पे बताना है।
ठीक है। तो एक बात देखो, इसको तो आप बहुत ही इजीली जल्दी से बता दो यार परमजीत कि ये जो एफ है ये कितना है। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं ना, जब मैं इनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ ये एफ की वैल्यू कितनी है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एफ की वैल्यू 10 है। फिर बहुत सारे बच्चे ये ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं एफ की वैल्यू 8 है। राइट। तो मैं आपके सभी डाउट्स में पहले ही क्लियर कर देता हूँ। देखो, यस वेरी गुड, परमजीत ने सही आंसर दिया है। बिल्कुल, जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो 2 न्यूटन लग रहा होगा। राइट। इसको आप कैसे करोगे, देखो। तो आपको पता है कि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। राइट। ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, ये रेस्ट पे है। मतलब अगर आपने इस पे 2 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है, राइट, ऐसे, और फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में एफ, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए ना। या आप लिखोगे 2 माइनस एफ इज इक्वल टू मास जो भी है इसका इनटू एक्सेलरेशन 0, तो एफ इज इक्वल टू 2 न्यूटन आ जाएगा। राइट। तो जो फोर्स है वो कितना लग रहा है, उतना ही लग रहा है जितना आपने लगाया है। 2 न्यूटन आपने लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स उतना हुआ। सिमिलरली अगर आप इसको लगा दोगे 5 न्यूटन का फोर्स, सपोज आप इसको पुश कर रहे हो 5 न्यूटन के फोर्स से, तो इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो इस पे फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन लगने लगेगा। राइट। क्योंकि देखो ब्लॉक तो मूव तभी करेगा ना जब इस पे 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दो, क्योंकि 10 न्यूटन तक तो फ्रिक्शन जा सकता है। राइट। इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रिक्शन हमेशा 10 न्यूटन ही लगे। फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है। राइट। तो आप इस पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, उस समय भी जो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो भी 10 न्यूटन का ही लगेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो इसीलिए कहा जाता है कि फ्रिक्शनल फोर्स, उसमें भी स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। ये पॉइंट समझ आया सबको, इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। ये क्या करता है, अपने वैल्यू को एडजस्ट करता है डिपेंडिंग ऑन कितने की जरूरत है, फालतू में एनर्जी वेस्ट नहीं करता हूं। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ आया होगा। राइट। अब बात करेंगे कि क्या होगा जब हम 10 न्यूटन के फोर्स से ज्यादा लगाएंगे। अच्छा, उससे पहले इंपॉर्टेंट बात, हमने जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला देखा था अभी, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। राइट। ये जो हमने फॉर्मूला देखा है ना, ये किस चीज की वैल्यू देता है, देखो ये अलग अलग फ्रिक्शन की वैल्यू तो नहीं देगा। राइट। ये किसी एक वैल्यू को हर बार देगा, और वो वैल्यू होती है द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कैन एक्ट। ठीक है। तो F इज इक्वल टू म्यू एन, ये क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। इसलिए हम उसको FL भी कभी कभी लिखते हैं, FL इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। राइट। तो ये ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला है वो आपको लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन देता है, या इसको सिंपली आप लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हो। समझ आया इतना अच्छे से? प्लीज अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सब्सक्राइब करो यार। ठीक है भाई, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो ध्यान रखना एफ एल क्या है, म्यू इंटू एन, और म्यू इंटू एन की वैल्यू जो एफ एल है वो क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो कि लग सकती है, मैक्सिमम। इससे कम कुछ भी हो सकता है जितने की जरूरत है, लेकिन इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता। ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हम पूरा टॉपिक कर चुके हैं। राइट। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग बिकॉज जितना जरूरी है, इसको तो मैं हिंदी में लिखूंगा, जितना जरूरी है उतना ही लगेगा। ठीक है भाई, जितना जरूरी है उतना ही लगेगा, नो एनर्जी वेस्टेज। ठीक है, फ्रिक्शन बहुत ही आलसी है, जितना जरूरी है उतना ही काम करता है। ठीक है। अब बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। राइट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक का मतलब, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन कंप्लीट हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो हमने देख लिया म्यू एस इनटू एन। राइट। अब बात कर रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक का मतलब मोशन, मूविंग। राइट। तो वो फ्रिक्शन जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करे। राइट। तो फ्रिक्शनल फोर्स लिख देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स विच एक्ट्स ऑन मूविंग बॉडीज। ठीक है। जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता हो इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। नहीं तो इसका एक और नाम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। राइट। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा।
क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट्स में तो रोलिंग भी आ सकता है, राइट। तो इसीलिए इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है। चलो, अब इससे इंपॉर्टेंट एक ध्यान, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज है। वो चीज क्या है? देखो, मान लो एक एग्जांपल सोचो कि यहाँ पे एक बहुत भारी सा एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ये ग्राउंड पे एक बहुत ही ज्यादा भारी सा ब्लॉक रखा हुआ है, एंड आप क्या कर रहे हो? आप इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हो। ये आप खड़े हो ऐसे, ठीक है। आप बहुत जोर से इस पे धक्का लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब क्या होगा? ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा दम लगा रहे हो, बहुत ज्यादा दम लगा रहे हो। तो ये क्यों मूव नहीं कर रहा है? क्योंकि इसके ग्राउंड सरफेस पे, ये जो सरफेस कांटेक्ट में है, यहाँ पे इसको लग रहा होगा कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन अभी लग रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे अभी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है एफ एल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एफ एल लिख देता हूं, म्यू इंटू एन। इस केस में एन कितना है भाई? तो अगर इस बॉडी का मास एम है, स्मॉल एम, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। चलो, उतने वैल्यूज में नहीं जाते हैं, मैं बस यहाँ पे बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू म्यू एन है, राइट। तो अगर आप कैपिटल एफ फोर्स लगा रहे हो, एंड इफ योर फोर्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट, इक्वल टू भी लगा सकते हैं। इफ योर फोर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, देन बॉडी विल स्टार्ट स्लाइडिंग, ठीक है। बॉडी जो है वो स्लाइडिंग स्टार्ट कर देती है, वो धीरे धीरे आगे चलने लगेगी। अब एक बात आपने नोटिस की होगी, राइट, जैसे ये टेबल भी है जिसके ऊपर ये लैपटॉप और ये सारा सामान रखा हुआ है, तो इसको स्टार्टिंग में मोशन कराने के लिए, मोशन स्टार्ट कराने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है कुछ, राइट। वो फोर्स आप थोड़ा फील करो, राइट। उसके बाद जैसे ही इसका मोशन स्टार्ट होता है, उसके बाद आपको ऐसा फील नहीं होता क्या कि अब इसको मोशन कराते रहने के लिए, इन ऑर्डर टू कीप इट मूविंग, द फोर्स रिक्वायर्ड इज समवॉट लेस, राइट। जब ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा, राइट, जैसे यहाँ पे देखो कि यही ब्लॉक है, आप इसी ब्लॉक को धक्का दे रहे थे, तो धक्का देते देते क्या हुआ? अब ये मूविंग, अब ये क्या कर रहा है? अब ये ऑलरेडी मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या फील करोगे कि अब जो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, या आप इस तरीके से सोचो कि अब इसको मूव करना आसान होगा। होता है कि नहीं होता? यहाँ पे मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूं, देखो कि once it starts moving we find it easier to keep it moving। ये समझ आया कि नहीं आया? we find it easier to keep it moving। क्यों भाई? ऐसा क्यों होता है कि एक बार कोई चीज स्टार्ट हो जाती है मूव करने के लिए, तो अब हम उससे मूव करते रहना अगर चाहते हैं तो वो थोड़ा आसान होता है, हमें कम फोर्स लगाना होता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा तो है नहीं कि फ्रिक्शन लगना बंद हो गया होगा, फ्रिक्शन तो अभी भी लग रहा होगा, लेकिन अब उस फ्रिक्शन का नाम बदल चुका है। अब वो फ्रिक्शन कहलाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ आया? क्योंकि देखो ब्लॉक मूव कर रहा है, राइट। एंड अगर ब्लॉक मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो इससे हम एक बात समझ सकते हैं कि अगर हमें अब मूव करना आसान है, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? राइट। तो यही यहाँ पे कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट, दूसरे कलर से लिखता हूं, येलो तो नहीं दिख रहा है, राइट। तो अब हम इसको आराम से इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सो वी कैन से दैट, so we can say that kinetic friction must be, ये देखो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा रहा हूं, आपको समझ आ रहा होगा, राइट। यस ऋषभ, मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं? इज लेस लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। एक्चुअली यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखना चाहिए था, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन आप समझ गए, राइट। अब ये क्यों होता है, जरा ये बात समझ लें। यहाँ पे देखो, ध्यान दो यहाँ पे, राइट, कि जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू होती थी म्यू इंटू एन, लेकिन यहाँ पे मैं म्यूएस लिख देता हूं, बिकॉज अब हमारे पास दो चीजें हैं, स्टैटिक और काइनेटिक, राइट। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है हमारा वो कितना होता है?
म्यू एस इंटू एन, राइट। सिमिलरली जो अब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा एफ के जो है वो भी म्यू इंटू एन होता है, लेकिन ये म्यू की जगह म्यू के होता है, राइट। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया है अब यहाँ पे रोल में, राइट। म्यू एस क्या था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड अब हम क्या बोल सकते हैं कि एज काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो हम बोल सकते हैं देखो म्यू के इंटू एन विल बी लेस देन म्यू एस इंटू एन, राइट। यहां से एन एन कैंसिल कर दो तो आपको क्या मिल गया, आपको यहां से मिला कि म्यू के इज लेस देन म्यू एस। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। यही रीजन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, राइट। इसको समझने के लिए आप बहुत सारे तरीकों से इसको समझ सकते हो कि यार देखो यार फ्रिक्शन क्यों हो रहा है, तो इंटरलॉकिंग्स की वजह से हो रहा है। अब एक बार जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है तो अब इंटरलॉक होने के लिए टाइम उसको कम मिलता है, राइट। और बहुत सारे इंटरलॉक्स तो टूट भी जाते हैं मूविंग मोशन की वजह से, राइट। तो यही रीजन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है और आप बोल सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। तो अगर क्वेश्चन में गिवन हो म्यू एस और म्यू के तो आप खुद ही देख लोगे उनकी वैल्यूज, वो म्यू एस जो है वो हमेशा ज्यादा होगा म्यू के से। और बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, दिया नहीं रहता है म्यू एस और म्यू के की, मतलब कोई एक वैल्यू दी भी रहेगी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस मच 0.5 लेट्स से, तो उस केस में आपको क्या, आपको अज्यूम करना है कि म्यू एस और म्यू के अप्रोक्सीमेटली बराबर है। अगर वैल्यू नहीं गिवन है तो आपको दोनों की वैल्यू सेम लेनी पड़ेगी, लेकिन इन रियलिटी हमेशा क्या होगा, म्यू एस जो है वो हमेशा म्यू के से बड़ा होगा, ठीक है ना। अगर नहीं गिवन है तो आप अज्यूम कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, इशू नहीं है, राइट। अब चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, राइट। क्या है भाई क्वेश्चन, कि ये दो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, आप हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग राइट नाउ। दो चीजें आपको निकालनी है हर केस में, एक एफ मैक्स मतलब एफ लिमिटिंग, राइट, और एक कितना फ्रिक्शन इस पे एक्ट कर रहा है, और अगर इन बॉडीज का एक्सेलरेशन हो रहा है कुछ तो वो एक्सेलरेशन कितना है। ये तीन चीजें हमें हर केस में निकालनी है, राइट। तो पहले केस में देखते हैं, देखो यहाँ पे पहले केस में देखो कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो ही आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा, 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, राइट। तो 100 न्यूटन इस पे नीचे लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, राइट। सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लगा रहा होगा, एंड मान लो ये n1 है, और एस जैसे कि बॉडी ऊपर नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है तो n1 विल बी इक्वल टू 100 न्यूटन, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं। अभी देखो हम 20 न्यूटन का फोर्स इस पे टुवर्ड्स राइट लगा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, जो वैल्यूज गिवन है म्यू एस और म्यू के की, उन वैल्यूज में आप क्या करोगे, उस वैल्यूज की हेल्प से आप निकालोगे कि एफ मैक्स कितना है, एफ लिमिटिंग कितना है, राइट। वो कितना होता है म्यू एस इंटू एन। तो यहाँ पे देखो म्यू एस कितना है 0.5, एन कितना है 100, तो ये हो गया आपका 50 न्यूटन। तो इसका क्या मतलब है कि 50 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच कैन एक्ट बिटवीन दिस सरफेस, दीज टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, राइट। आप कितना फोर्स लगा रहे हो, आप 50 न्यूटन से ज्यादा तो नहीं लगा रहे, 50 न्यूटन भी नहीं लगा रहे, आप लगा रहे हो 20 न्यूटन का फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो क्या ये बॉडी मूव करेगा, दिस बॉडी विल नॉट मूव। और मान लो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है एफ, तो अगर ये बॉडी मूव नहीं करेगा तो इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन लगना चाहिए, 20 न्यूटन के बराबर, राइट। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट विल नॉट मूव। समझ आया इतना, राइट। आई होप ये चीजें तो आपको क्लियर हुई होंगी, राइट। सेकंड केस में देखो, यहाँ पे भी म्यू एस और म्यू के दोनों की वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप हमेशा यहाँ पे निकालोगे एफ मैक्स की वैल्यू, राइट। तो मैं एफ मैक्स की वैल्यू निकालता हूँ, देखो तो ये सरफेस ऊपर वाला स्मूथ है, इस वाले सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है, राइट। तो इस वाले सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा, अब आप लोग इतना तो कर ही चुके हो कि मैं डायरेक्ट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सरफेस जो यहाँ पे नॉर्मल लगा रहा होगा वो कितना होगा, 70 न्यूटन का होगा नॉर्मल,
है ना mg। तो यहाँ पे टोटल इसको 7 kg का ब्लॉक कंसिडर करके आप इसको सोच सकते हो कि 70 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये ग्राउंड सरफेस इस 5 kg के ऊपर डायरेक्शन में लगा रहा होगा, राइट। तो एफ मैक्स हो जाएगा म्यू 0.6 इंटू एन 70, तो ये हो गया आपका 42 न्यूटन, राइट। 42 न्यूटन हो गया आपका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन आप कितना लगा रहे हो? क्या आप 42 लगा रहे हो? नहीं, आप लगा रहे हो सिर्फ 30 न्यूटन का फोर्स। तो इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी, और अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, राइट। इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे ग्राउंड लगा रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा वो भी कितना होगा? 30 न्यूटन का ही, और एक्सेलरेशन होगा इसका भी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस विल आल्सो नॉट मूव। क्लियर हुआ? और एग्जांपल्स देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो जरा, ये दो एग्जांपल्स में क्या है, जो फोर्स लग रहा है वो थोड़ा इंक्लाइंड लग रहा है, राइट। तो देखो पहला केस देखो, 10 kg का ब्लॉक है, म्यू एस यहाँ पे म्यू के दोनों चीजें गिवन है। आपको फिर से वही चीजें निकालनी है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एंड ऑल, कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, और एक्सेलरेशन है तो कितना, ठीक है। तो यार सबसे पहले क्या होगा, आप मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हो, राइट। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हो, उसके लिए आपको म्यू इंटू एन चाहिए। म्यू गिवन है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के लिए यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ किसी एंगल पे हो रहा है, राइट। तो देखो यार, इस 20 न्यूटन को आप दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। इधर आएगा 20 cos 30, राइट, और इसका एक कंपोनेंट नीचे की डायरेक्शन में आएगा, वो आएगा 20 sin 30, ठीक है। मान लो इसके और ग्राउंड सरफेस के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो कितना है? लेट्स से इट इज N1, राइट। तो अभी देखो यार, ये जो ब्लॉक है ये अगर मूव करेगा भी, अगर मूव करेगा भी तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? टुवर्ड्स राइट मूव करेगा, राइट। वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसका मोशन नहीं होना है, मतलब नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी 0। एक mg भी तो लग रहा है इस पे 100 न्यूटन, राइट। तो इसका मतलब नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0। तो कितना ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे की तरफ लगेगा। तो अपवर्ड फोर्स इज ऑलवेज इज ओनली N1, एंड डाउनवर्ड फोर्स इज 20 sin 30 प्लस 100, राइट। तो यहाँ पे जो आपको N1 की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? देखो, sin 30 इज 1/2, तो दिस इज 110 न्यूटन, राइट। तो N1 की वैल्यू हमें मिली है 110 न्यूटन। यहां से आप क्या निकाल सकते हो? यहाँ पे आप मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कैन एक्ट, ये आप निकाल सकते हो, राइट। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन या एफ मैक्स, ये आप निकालोगे म्यू एस इंटू एन। म्यू एस है 0.5, एन है यहाँ पे कितना? 110। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो लग सकता है वो कितना लग सकता है भाई? तो 55 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग सकता है। और अभी इस पे आप राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, कितना फोर्स लगा रहे हो राइट डायरेक्शन में? देखो, तो 20 का जो कंपोनेंट आ रहा है राइट डायरेक्शन में वो आ रहा है 20 cos 30, राइट। तो 20 cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2, राइट। तो जो इधर फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? √3/2 इंटू 20, राइट। तो दिस इज 10√3, right? And 10√3 न्यूटन is obviously less than 55 न्यूटन, right? इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी, और अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा? जितना इस पे आपने लगाया है, दैट मींस 10√3 न्यूटन ही इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, एंड एक्सेलरेशन विल बी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है इतना, राइट। यहाँ पे एक और केस देख लो, राइट। ये केस क्या है? ये 5 kg का ब्लॉक है, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक 20 न्यूटन ऐसे, राइट, और एक 20 न्यूटन ऐसे एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। म्यू एस और म्यू के की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे भी हमें वही चीजें करनी है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालेंगे, वो हमारा फर्स्ट काम रहेगा हर क्वेश्चन में, राइट। तो देखो यार, 20 न्यूटन का एक ऊपर कंपोनेंट आएगा, वो कितना होगा? 20 sin 30, राइट। तो साइन 30 हो जाता है 1/2, तो 10 न्यूटन आया ऊपर डायरेक्शन में, और राइट डायरेक्शन में आएगा 20 cos 30, और cos 30 होता है कितना? √3/2, तो ये आ गया 10√3, ठीक है।
चलो, अब इस पे 50 न्यूटन नीचे लग रहा होगा एंड नॉर्मल N1 ऊपर लग रहा होगा। वर्टिकल मोशन इसका होना नहीं है, तो आप नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल कर सकते हो, राइट। तो नेट अपवर्ड फोर्स कितना है देखो, तो N1 प्लस और 10 ऊपर लग रहा है, राइट। तो N1 प्लस 10 दिस विल बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स विच इज 50, राइट। तो यहां से आपको मिल जाएगा N1 इज इक्वल टू 40 न्यूटन, राइट। अब आपको जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पता लग गया है, तो अब आप F मैक्स निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से, विच इज म्यू एस इंटू N1। म्यू एस है 0.5, N1 कितना है 40, तो 5 4 जा 20, तो 20 न्यूटन का जो है इस पे फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम लग सकता है, राइट। मैक्सिमम 20 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है। और आप टोटल फोर्स कितना लगा रहे हो राइट डायरेक्शन में, तो आप लगा रहे हो 10√3 प्लस 20, है कि नहीं। मतलब इस केस में आपकी बॉडी मूव कर जाएगी, राइट। तो इसको मैं थोड़ा अलग सेक्शन में लिखता हूं, यहां पे अच्छे से इसको समझाना पड़ेगा, राइट। एज एफ एक्टिंग, एज फोर्स एक्टिंग इज मोर देन F limiting, which is 20 Newton, right? The body will start moving. ठीक है भाई, the body will start moving. बॉडी जो है वो क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। अब एक बात बताओ, बॉडी अगर मूव करेगी तो अब कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, स्टैटिक, नो, अब लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। सो नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन इट, ठीक है भाई। अब कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। अब चलो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी जल्दी से हम लोग निकाल लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, तो म्यू के इंटू एन, तो एफ के की वैल्यू होगी म्यू के कितना है 0.4, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आया था 40 न्यूटन, तो इसका मतलब 16 न्यूटन का जो है हमारा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है भाई। तो 16 न्यूटन का ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, और बॉडी पे जो टोटल फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स राइट वो है 20 प्लस 10√3, तो √3 को मैं 1.7 ले रहा हूं तो वो 17 हो जाएगा, राइट। तो टोटल 37 न्यूटन लग रहा है टुवर्ड्स राइट, एंड 37 में से 16 हो गया फ्रिक्शन। जैसे अगर मैं आप बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, देखो यहाँ पे बना देता हूँ छोटा सा कहीं पे, राइट। ध्यान देना, इधर ब्लू कलर से बना रहा हूं इधर, राइट। तो ये हमारी बॉडी है, इस पे हम टोटल कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो 20 प्लस 17 37 न्यूटन, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जो इस पे लग रहा है एफ के, वो कितना लग रहा है 16 न्यूटन, राइट। और इसका एक्सेलरेशन होगा ऑब्वियसली ए। तो अब आप इस पे आराम से लिख सकते हो, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट हो जाएगा 37 माइनस 16, ठीक है। तो 37 माइनस 16 हो जाता है 11। दिस विल बी इक्वल टू मास है हमारा 5 kg, राइट। तो 5 इंटू एक्सेलरेशन ए, यहां से आप लगा सकते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 11/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो आपकी जो बॉडी है उसका एक्सेलरेशन है 11/5। तो ये समझ आया क्या, राइट। आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये क्वेश्चन समझ आया ना, एक ग्राफ होता है फोर्स एक्टिंग और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में, वो जरा आप ग्राफ देख लो, राइट। तो वो ग्राफ भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार फिर से वो ग्राफ आपको बता दूंगा एंड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो लेट्स से कि ये कोई बॉडी है, राइट, ऐसे रखी हुई है। इस बॉडी का ये जो सरफेस के साथ है वो म्यू एस और म्यू के की वैल्यू इतनी है। देव खत्री आप लेट हो, कोई बात नहीं यार, आप रिपीट टेलीकास्ट देख लेना ना, रिकॉर्डिंग तो मिलती ही है, राइट। और लेट्स से कि आप इस पे फोर्स लगा रहे हो एफ, और जो इस पे फ्रिक्शन लग रहा है वो है स्मॉल एफ, राइट। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं बिटवीन, देखो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं देव खत्री, इट्स ओके देव, ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड फोर्स अप्लाइड, ठीक है। ग्राफ बिटवीन एफ एंड, ये ग्राफ जरा हम बनाने की कोशिश करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स और
फोर्स अप्लाइड के बीच का ग्राफ बनाएंगे, राइट। कलर देखो जरा यहाँ पे, सबकी वैल्यूज दे दूं क्या मैं यहाँ पे? जैसे मान लो ये 5 kg का ब्लॉक है, राइट। ये म्यू एस की वैल्यू मैंने दे दी 0.5, म्यू के की वैल्यू दे दी 0.4 लेट्स से, राइट। तो यहाँ पे जो हम निकाल सकते हैं जावेद, हेलो एंड वेलकम, कैसे हो भाई जावेद, राइट। तो ये जो ग्राफ बन रहा है वो हमारा बन रहा है किसके बीच में? ये बन रहा है फ्रिक्शनल फोर्स एंड एफ अप्लाइड के बीच में, ठीक है। तो देखो यार, इस केस में जो हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना हो सकता है? जावेद थैंक यू सो मच। इस केस में जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है स्टैटिक में, जिसको हम बोलते हैं एफ लिमिटिंग, वो कितना होगा? तो म्यूएस इनटू एन, एन यहाँ पे होगा 50, तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन, है ना, म्यूएस इनटू एन। तो इस केस में 25 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है? तो वो होगा म्यू के इंटू एन। म्यू के 0.4 है, एन 50 है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इस पे 20 न्यूटन, ठीक है। अभी देखो, अगर मैंने इस बॉडी पे फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, राइट, तो फ्रिक्शन कितना होगा? बॉडी मूव नहीं करेगी। आप सही हो जावेद? चलो कूल, चलिए बढ़िया है। तो आपने अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बॉडी मूव नहीं करेगी, और बॉडी पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो भी 1 न्यूटन ही लगेगा, राइट। तो ये रहा आपका पॉइंट। ऐसे ही आप फोर्स बढ़ाते जाओगे, मान लो आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो भी बॉडी मूव नहीं करेगी, राइट। मैंने बहुत सारे फोर्सेस ले लिए 1 से लेके 20, लेकिन लेट्स से आपने अब फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, तो बॉडी मूव करेगी नहीं। तो आपका फोर्स भी 20 न्यूटन है और फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन है, राइट। फिर आपने क्या किया? आपने लगाया 25 न्यूटन से थोड़ा ज्यादा, 25 न्यूटन तक लगा देते हैं, चलो, राइट। सो लेट्स से आपने 25 न्यूटन लगाया, ये रहा 25 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 25 हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ अभी तक फिलहाल ऐसा है, ठीक है। जैसे ही आप 25 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे, राइट, जैसे ही आपका अप्लाइड फोर्स 25 न्यूटन से ज्यादा होगा, मान लो यहाँ पे आपने लगा दिया 26, ठीक, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो तो 26 नहीं लग सकता, राइट। वो कितना हो जाएगा? बॉडी मूव करने लग जाएगी 25 के बाद, तो वो कम होके अब कितना हो जाएगा? वो सीधा कम होके सीधा 20 पे आ जाएगा, क्योंकि देखो जैसे ही बॉडी मूव करने लगेगी वैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? 20 न्यूटन। मतलब जैसे ही आपका अप्लाइड फोर्स 25 से बड़ा होगा, राइट, वैसे ही आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 25 से नीचे आके 20 पे हो जाएगा, और उसके बाद जब बॉडी मूव करने लगेगी, अब आप कितना भी फोर्स लगाते जाओ, फ्रिक्शन तो बदल नहीं सकता, फ्रिक्शन अब उतना ही लगता रहेगा 20। तो देखो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, राइट, जहां पे ये एंगल 45 डिग्री रहेगा, क्योंकि देखो ये दोनों हमेशा इक्वल स्लोप के है, राइट। तो ये इस तरीके का आपका ग्राफ बनता है बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स। तो ये ग्राफ भी आपको ध्यान देना है। इस ग्राफ से आपको दो चीजें पता लग सकती हैं कि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, राइट, ये आपको देता है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, और जिस पॉइंट पे जाके ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाता है, राइट, ये वाली लेवल की मैं बात कर रहा हूं, तो ये वाला लेवल जो है ये आपको काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देता है। तो ये दो चीजें आप इस ग्राफ से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग। एंड आपसे अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, राइट। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एंड इस फ्रिक्शन टॉपिक को आगे ले जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो सब चीजें समझ आई तो वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, आई एम शिवम पटेल एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, वीडियोस पुराने भी देख लेना, राइट, पुराने वीडियोस भी देखो, जो भी डाउट हो कमेंट करके मुझसे पूछ लो, ओके। चलो टाटा बाय बाय। इच्छाओं की सीमा ना, इच्छाएं ना होती खत्म कभी, इच्छाओं के पीछे भागना वही माया है भरम वही तो दौड़ से पहले निराशा है, मायूसी, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा, बेबसी, बेचैनी, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा, पर हिम्मत ना कभी भी हारूंगा।